गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं रोशन सिंह। कैटलिस्ट एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हम लोग जो प्रारंभ करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत में एक टॉपिक आता है और वो टॉपिक का जो नाम होगा वो होगा गांधी युग। और गांधी युग एक ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री की टॉपिक है जहां से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बीपीएससी का पीटी हो, बिहार एसएससी का पीटी और मेंस है, बिहार दरोगा का पीटी हो चुकी है, मेंस होने वाली है। तो अभी जो हम लोग जोर देंगे वो बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का जो मेंस है वो मेंस पर हम लोग को पूरी फोकस रहेगी। जैसा कि पिछली बार हमने नोटिफिकेशन जारी भी किया था कि बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के मेंस के लिए हम विशेष क्लास प्रारंभ करेंगे। और वो क्लास हम लोग अब प्रारंभ करते हैं जिसमें एक टॉपिक शुरू करते हैं गांधी युग। सबसे पहले नाम ही से पकड़ लग रहा है, युग तो युग है ही। हम लोग प्रारंभ करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। सबसे पहले जाने कि गांधी युग की शुरुआत कहां से होती है। तो गांधी युग का जो शुरुआत होता है वो होता है वर्ष 1915 से और ये आपका गांधी युग जो चलता है वो 1948 तक। इसके पहले जो चलेंगे वो आपका प्रारंभ होगा 1869 और 1869 से चलेंगे 1915 तक। तो 1869 से लेकर 1915 तक का जो समय है, इस समय को हम लोग गांधी जीवन कहते हैं, गांधी जीवन कहते हैं। और 1915 से लेकर 1948 का जो समय है, इस समय को हम लोग क्या बोलेंगे, गांधी युग कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीवन को पढ़ेंगे और जब जीवन एकदम ठीक ठाक हो जाएगा तब इसमें युग चलेगा, युग चलेगा। अब इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले जीवन पढ़ेंगे, गांधी जी की प्रारंभिक जीवन कैसी रही। इसके बाद इनका कई प्रकार का आंदोलन चलेगा, आंदोलन जिसमें चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कई प्रकार के आंदोलन गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। उस सभी का जिक्र हम इसी माध्यम से करेंगे। ये आपका जो वीडियो होगा 2-3 पार्ट में करेंगे, चूंकि ये आपका लगभग 3 से 4 घंटे का क्लास है। तो जब हम पूरी पकड़ बना लें, जीवन पढ़ेंगे, जीवन के बाद आंदोलन पढ़ेंगे, आंदोलन के बाद गांधी का कुछ पुस्तक आता है, पुस्तक के बारे में पूछता है। इसके अलावा गांधी का कुछ कथन पूछता है, कथन। इसके अलावा गांधी जी का कुछ पत्रिका भी प्रकाशित हुआ था, इस पत्रिका भी पूछता है। तो एक बात फिक्स है कि जब हम गांधी का टॉपिक खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो चाहे बिहार दरोगा का पीटी हो या मेंस हो, बिहार एसएससी का पीटी हो या मेंस हो, कहीं पर भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा और प्रश्न नहीं छूटेगा। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। और बस कुछ बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं सर आप इतना कैसे आप पकड़ कर बोलते हैं, तो बस कुछ नहीं, बस 5-7 वर्षों का रेगुलर ऑफलाइन क्लासेज पढ़ाने का जो अनुभव है, बस वही अनुभव हम आपके सामने साझा करते रहते हैं। तो चलिए बिना समय बिताए हुए इनका जीवन का शुरुआत करते हैं कि गांधी का जीवन कैसा था। तो सबसे पहले गांधी के जीवन की शुरुआत करें तो करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, और इधर आएंगे पुतली बाई, पुतली बाई। और करमचंद गांधी और पुतली बाई दोनों हस्बैंड वाइफ थे। और इन्हीं दोनों से 2 अक्टूबर, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ जिला के पोरबंदर
गुजरात के काठियावाड़ जिला के पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ। जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर को। और यही 2 अक्टूबर को एक दिवस मनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गांधी जयंती बोलते हैं। सीधा प्रश्न पूछेगा गांधी जयंती कब मनाया जाता है, तो सीधा बोलना है 2 अक्टूबर को। और जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। अब यहां से चलेंगे कि गांधी का पूरा नाम क्या था, तो गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी का पूरा नाम था। अब यहां पे गांधी को कई प्रकार के उपाधि भी दिया गया था। जैसे आप जानते हैं कि गांधी को महात्मा कहा गया था, महात्मा। गांधी को नंगा फकीर कहा गया था, नंगा फकीर। गांधी को बापू कहा गया, बापू। और गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। अब सभी में प्रश्न चलेंगे कि कौन सा उपाधि किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। तो जैसा कि महात्मा का उपाधि देने वाले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे, और रविंद्रनाथ टैगोर भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। पूरे एशिया महादेश में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति रहे। नंगा फकीर जो उपाधि दिया था वो विंस्टन चर्चिल ने दिया था, विंस्टन चर्चिल। और बापू का जो उपाधि दिए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे। राष्ट्रपिता का उपाधि जो दिए थे वो सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता का उपाधि दिए। अब इंपॉर्टेंट, कौन सा उपाधि कब दिया गया, तो महात्मा का उपाधि वर्ष 1917 में दिया गया। नंगा फकीर का उपाधि वर्ष 1931 में दिया गया। और राष्ट्रपिता का उपाधि वर्ष 1944 में दिया गया। जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा का उपाधि दिए। और जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन पहुंचे, तो लंदन जैसे ही पहुंचते हैं उसी समय मुलाकात विंस्टन चर्चिल से हुई, और विंस्टन चर्चिल ने गांधी को नंगा फकीर का उपाधि दिया। और राष्ट्रपिता का उपाधि 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने रंगून के रेडियो से दिए। सीधा प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपिता का उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने कहां से दिए, तो सीधा उत्तर बोलना है रंगून के रेडियो से दिए। तो एक गांधी के जीवन में कुछ प्रश्न आए। अब इसके बाद चलें कि इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था। तो सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड में देखें कि गांधी के माता पुतलीबाई, गांधी के पिता करमचंद गांधी, और गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अब जब फैमिली बैकग्राउंड में चले जाएंगे तो गांधी का जो विवाह हुआ था एक महिला से हुआ, और उस महिला का नाम था कस्तूरबा गांधी। यानी गांधी की पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी।
और यही कस्तूरबा गांधी से महात्मा गांधी के 4 संतान पैदा लिए, 4 संतान पैदा लिए। प्रश्न आता है कि गांधी के बड़ा पुत्र और गांधी का छोटा पुत्र, गांधी का दूसरा पुत्र और गांधी के तीसरा पुत्र कौन थे? जी के 4 पुत्र, जिसमें सबसे पहले गांधी जी के जो बड़े पुत्र थे, तो गांधी जी के बड़े पुत्र का नाम हीरालाल था, हीरालाल। हीरालाल के बाद दूसरा जो पुत्र थे, उन पुत्र का नाम था मन्नीलाल। तीसरा जो पुत्र थे, उनका नाम था रामदास। और चौथा जो पुत्र थे, यही चौथा पुत्र का नाम था देवदास। तो 4 पुत्र भी क्लियर हो गए कि गांधी जी के बड़ा पुत्र हीरालाल। तो हीरा को खरीदने के लिए पैसा का जरूरत पड़ता है और पैसा को मन्नी कहते हैं। तो हीरालाल के बाद मन्नीलाल। और इधर रखिए रामदास, और रामदास के बाद बोलिए देवदास। तो ये चारों पुत्र आपका क्लियर हो गए। अब थोड़ा ऊपर चलें तो गांधी जी वर्ष 1887 में मैट्रिक कक्षा पास कर लिए। और 1887 में मैट्रिक कक्षा पास करने के बाद वकालत की पढ़ाई करना चाहते थे। और वकालत की पढ़ाई करने के लिए भारत छोड़ दिए और भारत छोड़कर लंदन चले गए। और लंदन में पढ़ाई जब पूरी कर लिए, तो पढ़ाई पूरी करने के बाद 1891 में वापस लौट आए। तो सीधा सवाल पूछता भी है कि गांधी जी पेशा से क्या थे? तो गांधी जी पेशा से एक वकील थे। जब वकालत की बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वापस लौट आए, तो लौटने के बाद इनको एक्सपीरियंस की जरूरत थी, अनुभव की जरूरत थी। तो अनुभव के लिए इन्होंने 2 न्यायालय में कार्य करना शुरू कर दिए। एक जो न्यायालय था, उस न्यायालय का नाम होगा राजकोट न्यायालय। और एक न्यायालय था जिसका नाम होगा बॉम्बे उच्च न्यायालय। तो राजकोट न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय में महात्मा गांधी वकालत का कार्य शुरू कर दिए। और यही वकालत का काम कर रहे थे। और वकालत के काम करते समय इनका एक ऑफर अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से आया। और एक मुकदमे की पैरवी को लेकर महात्मा गांधी भारत छोड़कर 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। और दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में ही इनका एक पत्रिका आया। और उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। सीधा प्रश्न आता है कि इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका किसका था? महात्मा गांधी का। और इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका गांधी जी का प्रकाशित कहाँ हुआ? भारत में, इंग्लैंड में कि दक्षिण अफ्रीका में? तो बोलना दक्षिण अफ्रीका में। और वही दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने एक बार सत्य की लड़ाई लड़े। और सत्य की लड़ाई के लिए इन्होंने एक आंदोलन चला दिया। और उस आंदोलन का नाम था सत्याग्रह आंदोलन। और सत्याग्रह आंदोलन पहली बार जो चलाए, ये चलाए वर्ष 1906 में। तो सीधा प्रश्न पूछेगा कि महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया? तो बोलना है वर्ष 1906 में चलाया गया। और वर्ष 1906 में चलाया गया कहां? तो बोलना है दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया, दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद सत्याग्रह आंदोलन के दरमियान ही वर्ष 1908 में महात्मा गांधी को पहली बार जेल भी जाना पड़ा। जेल की हवा भी जो पहली बार लगी वो भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में लगी। लगभग 22 वर्षों की संघर्ष करने के बाद महात्मा गांधी वर्ष
1915 में भारत लौट आते हैं। वर्ष 1915 में भारत लौट आते हैं। तो एक क्या होता है कि कभी कभी बड़ा डेट नहीं पूछता है, छोटा डेट पूछता है। 1915 में लौटे, कब लौटे? तो बोलना है 9 जनवरी को। 9 जनवरी वर्ष 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आते हैं और यही 9 जनवरी को भारत में एक दिवस मनाया जाता है और उस दिवस को जानते हैं प्रवासी दिवस। सीधा सवाल मिलेंगे कि भारत में प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलना 9 जनवरी को। किसके याद में? तो बोलना गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से आगमन के याद में भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट जाते हैं तो लौटने के बाद 3-4 गो बात इंपॉर्टेंट बताते हैं। 1916 में महात्मा गांधी सबसे पहले एक आश्रम का स्थापना करते हैं और उस आश्रम का नाम पड़ता है साबरमती आश्रम। सीधा प्रश्न है, साबरमती आश्रम का स्थापना कौन किया? महात्मा गांधी। कब किए? 1916 में। और साबरमती जो आश्रम है भारत के एक राज्य में है गुजरात, और गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, और गुजरात के शहर अहमदाबाद में महात्मा गांधी साबरमती आश्रम का स्थापना साबरमती नदी के किनारे किए। यह भी प्रश्न आता है कि साबरमती आश्रम कौन नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है। और इसका स्थापना कब हुआ? 1916 में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि महात्मा गांधी जब भारत लौटे तो इनको राजनीतिक के मंच पर छाना था, पर इनको मौका की जरूरत थी, मौका मिल गया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किए। सीधा प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब किए? 1917 में। भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन 1917। गांधी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह 1906। केवल भारत नहीं जोड़े तो 1906 दक्षिण अफ्रीका और भारत जोड़कर पूछे तो चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण में किसान दल का जो नेता थे उनका नाम था राजकुमार शुक्ल, और यही राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी बिहार के चंपारण पहुंचे। ऐसा था कि बिहार में 3 कठिया प्रणाली प्रचलित था, जिसमें 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करने के लिए बाध्य कर दिया गया था, जिससे किसानों को मुनाफा नहीं होता था। और इस 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी को आमंत्रण किए और इन्हीं के आमंत्रण पर महात्मा गांधी पहली बार बिहार आए और बिहार में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन सफलतापूर्वक चलाए और अंततः 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिए। जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी का सफल रहा, तब 1918 में गांधी जी का एक आंदोलन चला, खेड़ा आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुजरात में एक शहर है खेड़ा, और खेड़ा में मिल मालिक और मिल मजदूरों के बीच में संघर्ष था। मिल मजदूरों का कहना था कि वेतन में वृद्धि किया जाए, जबकि मिल मालिकों ने वेतन में वृद्धि करने से इनकार कर दिया और उन्हीं के वेतन में वृद्धि करने के लिए मजदूरों के साथ महात्मा गांधी एक आंदोलन प्रारंभ किए। और वो आंदोलन कौन होगा? खेड़ा आंदोलन। और खेड़ा आंदोलन कब चला? 1918 में। अब यहां पर
एक टॉपिक जुड़ेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का एक वीडियो हम स्पेशल बनाएंगे। अभी इसमें हम जालियांवाला बाग हत्याकांड, चूंकि बड़ा टॉपिक है, उसको हम थोड़ा छाट के चलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जालियांवाला बाग का पूरी हम लोग विस्तार कर लेंगे। ऐसा हुआ कि 1919 यानी कि 1919 यानी 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। पंजाब का अमृतसर शहर, वहीं पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और जालियांवाला बाग हत्याकांड से असंतुष्ट होकर महात्मा गांधी एक उपाधि को वापस कर दिए थे, और वो जो उपाधि था उस उपाधि का नाम था केसर ए हिंद। अब ये केसर ए हिंद उपाधि आया कहां से? तो 1914 यानी 1914 से लेकर 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को महात्मा गांधी कई प्रकार के राजनीतिक सहायता प्रदान किए थे, और वही राजनीतिक सहायता से संतुष्ट होकर ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद का उपाधि दिया था। लेकिन जब 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान हजारों निर्दोष व्यक्ति की जान गंवानी पड़ी, जिससे महात्मा गांधी असंतुष्ट हुए और असंतुष्ट होने के बाद केसर ए हिंद का उपाधि वापस कर दिए। और केसर ए हिंद का उपाधि जब गांधी जी ने वापस किए, तो साथ ही साथ एक व्यक्ति गुरुदेव, जिनको हम लोग जानेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक उपाधि वापस कर दिए, और वो उपाधि आपका होगा नाइटहुड का उपाधि। नाइटहुड या सर, नाइट, प्रश्न आता है कि नाइटहुड या सर का उपाधि किसने वापस किया? तो बोलना है रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस किए थे। और साथ ही साथ एक व्यक्ति और थे, उस व्यक्ति का नाम था यमुनालाल बजाज। जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी के 4 ही पुत्र थे। बड़ा बेटा हीरालाल, दूसरा बेटा मन्नीलाल, तीसरा बेटा रामदास और चौथा बेटा देवदास। यमुनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र के नाम से जाना जाता था। चूंकि सबसे ज्यादा समय यमुनालाल बजाज महात्मा गांधी के साथ बिताते थे, इसलिए यमुनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र या महात्मा गांधी का दत्तक पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और यही यमुनालाल बजाज ने एक उपाधि वापस किए, वो उपाधि आपका था राय बहादुर का। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से असंतुष्ट होकर महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर, और यमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि बोलो रखा कि वापस किया? तो बोलना है वापस कर दिया। अब यहां से कहानी थोड़ा और ऊपर चलेगा। जब इसी समय 1919 में ही रॉलेट एक्ट भी आ चुकी थी। 1919 में रॉलेट एक्ट भी आ चुकी थी, और रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उनको जेल में डाल दिया जाता था। रॉलेट एक्ट का विरोध महात्मा गांधी ने किया, और बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून किसको कहा? तो बोलना है रॉलेट एक्ट को कहा। और रॉलेट एक्ट को
काला कानून कहकर भी संबोधित किया। सीधा प्रश्न मिलेंगे कि रॉलेट एक्ट को काला कानून, काला अधिनियम किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। अब यहां पर चलेंगे, तीन बात बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। 1919 में जालियांवाला बाग हत्या कांड हुई और 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया और इन तीनों से नाराज होकर, असंतुष्ट होकर महात्मा गांधी एक आंदोलन प्रारंभ कर दिए और इस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। सीधा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी। और असहयोग आंदोलन को कब प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 1920 में, जब गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो इनके साथ कई व्यक्तियों ने साथ निभाया, लेकिन असहयोग आंदोलन कुछ समय के बाद रद्द कर दिया गया। कहानी ऐसी है कि 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारी लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के समीप चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाने में आग लगा दिया था और थाने में आग लगने के कारण एक थानेदार, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक थानेदार और 21 पुलिसकर्मी की मौत हो गई और इसी मौत को चौरी चौरा कांड कहा गया। और इसी चौरी चौरा कांड से असंतुष्ट होकर महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो बोला 5 फरवरी 1922, जबकि असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रुका। किसके कारण, किस घटना के कारण? तो सीधा बताना है, चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया तो कई लोग असंतुष्ट हो गए। भगत सिंह वगैरह भी असहयोग आंदोलन में शामिल थे। जो बहुत सारी महान व्यक्ति हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसके अलावा शहीद आजम भगत सिंह, कई महान पुरुष ऐसे हैं। सब पर हम वीडियो बनाएंगे और आप तक प्रोवाइड कराएंगे। चाहे वो मेंस की भी एग्जाम हो, आप मेंस भी क्रैक करोगे, बस केवल मेरा आप लेक्चर सुनिए। अगर आपको किसी प्रकार का नोट्स की आवश्यकता हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपका जो YouTube का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सीधा जुड़ सकते हैं। या अगर हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ना चाहते हैं तो 7277026035 पर भी आप नोट्स मंगवा सकते हैं। यहां भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नोट्स केवल आप पढ़ें और हमारी लेक्चर को सुने, आपका हर एक कंसेप्ट को हम क्लियर कर देंगे। अब चलें 1924, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। 1924 में क्या हुआ कि एक जगह पड़ता है कर्नाटक। जैसा कि भारतीय संविधान के भाग 1 में हम कर्नाटक की चर्चा कर चुके थे, मैसूर, कर्नाटक सबका चर्चा कर चुके हैं। अगर जो वीडियो वो सब देखना चाहते हैं तो आपका बैक में जाइएगा, सबका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो कर्नाटक, और कर्नाटक में एक जगह पड़ता है बेलगांव, और यही कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का बैठक था, अधिवेशन था। और इसी अधिवेशन के तहत महात्मा गांधी को बना दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया।
सीधा सवाल मिलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष महात्मा गांधी कब बने, तो बोलना है वर्ष 1924 में। किस अधिवेशन के तहत? बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहां है? कर्नाटक में। और 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाते हैं। और यही 1925 से महात्मा गांधी आधा लंगोटा पहनना शुरू किए थे। आधा धोती को लपेटना और आधा को कंधा पर रखना, यही आधा लंगोटा के कारण 1931 में विंस्टन चर्चिल ने गांधी को नंगा फकीर भी कहकर संबोधित किया था। तो 1925 तक आज रखते हैं। अगली जो क्लास प्रारंभ करेंगे 1930 से, जो आपका दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन या गोलमेज सम्मेलन इत्यादि को देखते हुए गांधी जी का अंतिम पड़ाव वर्ष 1948 तक पहुंचा देंगे। आज तक इतना ही। धन्यवाद।